बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनाद और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और मौसम का मजा उठा रहे होंगे। इस्लामाबाद में भी कल बहुत शदीद बारिश हुई है और आज भी पेशगोई की गई है कि आज भी बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब और इसके साथ साथ कश्मीर में बारिश होने का इम्कान है आज। और यूँ तो हम कोशिश करते हैं कि जब भी हम अपने शो का आगाज़ करें अच्छी अच्छी खबरों से करें, लेकिन आज एक ऐसी खबर से शुरू करते हैं जो हमारे हमसाया मुल्क के लिए बहुत अच्छी नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिकी सदर ट्रंप की, जिन्होंने भारत पर एक और बम गिरा दिया है। सदर ट्रंप ने कहा है कि भारतीय हुकूमत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकानी होगी। अगर भारत ने रूसी तेल की खरीदारी बंद ना की तो उस पर मजीद तिजारती पाबंदियां और टैरिफ नाफिज किए जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि भारत पर 50% टैरिफ आयद किए जा चुके हैं और आइंदा मजीद सख्त इक़दाम मुतवक्के हैं। सदर ट्रंप ने दावा किया कि उनकी माशी पॉलिसीज के नतीजे में अमरीकी स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और महंगाई में कमी आई है, तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है। और उनके मुताबिक एप्पल समेत कई बड़ी टेक कंपनियां अमरीका वापस आ रही हैं और मुल्क में सैकड़ों अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही है। जी हाँ, उन्होंने बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी को मईशत में बेहतरी की बड़ी वजह भी करार दिया और ये भी कहा कि एप्पल मजीद 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। उनका कहना था कि अगर आप अमरीका में मसनूआत बनाएंगे तो कोई इजाफी चार्ज नहीं होगा। और उधर रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के साथ भारत के 5 मुज़ाकराती दौर के बावजूद भारत मुआहदा करने में नाकाम हुआ है और भारत को अमेरिका से 15% टैरिफ पर मुआहदे की उम्मीद थी। सियासी गलतफहमियों ने अमेरिका और भारत का तिजारती मुआहदा तोड़ दिया और तिजारती मुआहदे की नाकामी के बाद 190 अरब डॉलर की दो तरफा तिजारत अब खतरे में पड़ गई है। ट्रंप ने जापान, यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के साथ बेहतरीन मुआहदे कर लिए। दूसरी तरफ भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और बोले कि मोदी ट्रंप को जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। ट्रंप मोदी, अडानी और रूसी तेल के माली मामलात बेनकाब कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, ये जो टैरिफ टैक्टिक है ये काम कर रहा है। शुरू में बहुत लोग तनकीद करते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप पे कि वो टाइट कर रहे हैं, मईशत का बेड़ा गर्क कर देंगे अमरीकी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि दीगर मुल्कों पर ये प्रेशर आना शुरू हो गया है, क्योंकि अमरीका भी एक बहुत बड़ी मंडी है और उस मंडी तक रसाई की वजह से बहुत से मुल्कों को ज़र मुबादला मिलता था। और इस वक्त चीन और इंडिया पर सबसे ज़्यादा दबाव पैदा किया जा रहा है। हम आगे बढ़ते हैं और अब मुल्की सियासत की बात करते हैं। तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी और फिर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों, गली मोहल्लों में एहतजाज किया, मगर बड़े शहरों में मरकजी क़यादत कहीं नजर नहीं आई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस कल इंतजार करती रह गई, एहतजाज के लिए कोई आया ही नहीं। बेहंगम शोर शराबा, गालम गलोच की सियासत कारकर्दगी से दफन हो गई है और तकरीरें करना बहुत आसान है, अमल करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। फसाद फैलाने वाले क्या जाने खिदमत का मजा क्या होता है। आईजी साहब को मैं कह रही थी कि आप कल इंतजार करते रहे, एहतजाज के लिए कोई आया ही नहीं। जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने देख लिया क्या फ़र्क है। तकरीरें करना बहुत आसान है, ये बात करना कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, ये बहुत आसान है। करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। तकरीरें करना, अमल करना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है। मरीम साहिबा ये कह रही थी। उधर तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर जनरल सेक्रेटरी बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कल एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुंचे, तो पार्टी में इस पर बात करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि बानी PTI इमरान खान से भी वो इस हवाले से मुशावरत करेंगे। राजा साहब ये बताइएगा कि कल का शो जो है आपको कॉल दी गई थी कि यहाँ पर सीनेटर्स और MNA जो है वो अडयाला जेल के बाहर पहुँचना था। बताया ये जा रहा है कि जो पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के अंदर अपने आप को मतलब बंद कर दिया, हम पैर जाना नहीं चाह रहे। इसमें कितनी सदाकत है? अगर दूसरे लोग, अगर सलमान का राजा आप भी खुद आ गए उसके साथ, देखिए दूसरे लोग भी यहाँ पहुँचे, वो क्यों नहीं पहुँच सके? देखिए कल 11 साढ़े 11 बजे रात तक आपको पता है हम यहीं पे थे, मैंने भी थी, हम सब थे। मैं वापस गया हूँ और सुबह यहाँ आ गया हूँ, तो मैं इस बारे में कुछ बातचीत करूँगा पार्टी के अंदर, हम देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान की कॉल हो, अडयाला हो, 5 अगस्त का दिन हो, एक जगजहती का दिन हो, तो उस दिन कोई भी MNA या सेनेटर जो है माकूल वजह के बगैर दूर रहेगा।
अगर कोई माकूल वजह नहीं थी और कोई दूर रहा है तो उसको जवाब देना। इस पर पार्टी में बात करूंगा। उनका ये कहना था। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि एक बहन उज़्मा खान की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकात हुई है। बानी पीटीआई ने अपने बच्चों के पाकिस्तान आने के बारे में पूछा है और बानी पीटीआई ने वाजे कहा है कि जो लोग नाअहल हुए उनकी नशिस्तों पर किसी को खड़ा नहीं करना, और साथ ये भी कहा है कि 14 अगस्त को एहतजाज की अगली कॉल भी दे दी जाए। दो बातें उन्होंने ज़्यादा डिटेल में पूछी, बच्चों के बारे में पूछा और ज़्यादा डिटेल्स मांग रहे थे, क्योंकि उनको बताया कि उन्होंने इंटरव्यू जो दिए और वो वीज़े का बताया कि उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है पाकिस्तान हाई कमीशन में, और वो पाकिस्तान हाई कमीशन उनको वीज़ा नहीं दे रही है। अगली तारीख 14 अगस्त की है। उन्होंने कहा सब भरपूर तरीके से 14 अगस्त को निकलें। उन्होंने अपनी जो क़यादत है उनको भी पैगाम भेजा है कि देखो आपका कप्तान खड़ा है, आप जेल से ना घबराएं, आप किसी चीज़ से ना घबराएं, आपने 14 अगस्त को हिम्मत करके ज़रूर निकलना है। उधर बानी की रिहाई के लिए एहतजाज के बाद पीटीआई ने रहनुमाओं की सजाओं और नाअहलियों के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया और गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई के अरकान ने पार्लियामेंट हाउस के गेट तक वॉक भी की। ताहम पुलिस ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने से रोक दिया। और दूसरी जानिब उमर अयूब और शबली फराज ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में अब चैलेंज कर दिया है और इसे कलअदम करार देने की इस्तदा भी उनकी जानिब से की गई है। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हुकूमत का रवैया रोज़ बरोज़ ख़राब हो रहा है, पार्लियामेंट के दरवाजे अरकान पर बंद किए जा रहे हैं। अगर पीटीआई को स्पेस ना दी गई तो जमहूरियत खतरे में पड़ सकती है। उधर वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी के साथ गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि मुज़ाकरात का कोई चैनल ही ओपन नहीं। बानी पीटीआई को और कोई ऑफ़र कैसे हो सकती है? ऑफ़र को रिजेक्ट करना तो बाद की बात है। और ये सारी सूरत हाल है जिसके ऊपर अभी हमने बात करनी है। और उससे पहले आपको बताते हैं कि राना सनाउल्लाह ने क्या कहा। कोई उनको इस किस्म की ऑफ़र नहीं हुई, तो अगर कोई ऑफ़र हो तो उसे रिजेक्ट करने की बात हो ना। जब किसी ने ये बात की ही नहीं उनके साथ, तो उन्होंने फिर रिजेक्ट किस बात को किया है? बल्कि उनके साथ जो है वो बातचीत करने या होने का कोई चैनल ओपन ही नहीं हुआ। दफ़ा 144 में गिरफ्तारी कौन सी इतनी बड़ी बात है? बेलेबल लाइक ऑफेंस है। तो अगर इन्होंने ज़रूर जाना था तो ये चले जाते, और अगर पुलिस गिरफ्तार भी करती तो बेल आउट हो जाते। तो जनाब ये सारी सूरत हाल है जिस पर हमने बात करनी है। माजिद निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ेकार हैं। माजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अच्छा माजिद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि जो एहतजाज करने वाले हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो तो कंफ्यूज हैं ही, देखने वाले भी कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इसलिए है कि तहरीक इंसाफ का कारकुन ज्यादा पुरजोश है और जो क़यादत है जो जेल से बाहर मौजूद है उनमें जोशो खरोश कम नजर आता है। तो जब ये एक इम्बैलेंस मौजूद है तो उसके बाद फिर पार्टी की जानिब से जितने भी फैसले होंगे उनमें ये चीज नजर आएगी। और जिस दिन से इमरान खान ने ये कॉल दी थी उस दिन से ही पार्टी के अंदर कुछ ऐसी इंडिकेशंस आ रही थी जिनसे ये लग रहा था कि पार्टी ने शायद इसे बड़े बोझल दिल के साथ ऑन किया है और वो नहीं चाहते कि कोई बहुत बड़े जल्द से जुलूसों का इनेकाद किया जाए, क्योंकि मुश्किलात पहले ही बहुत ज्यादा हैं, तो मजीद मुश्किलात के लिए शायद वो आमादा नहीं थे। और हमने यही देखा कि इवन इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि तहरीक का मोमेंटम नहीं बन रहा, 5 अगस्त का उसकी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। तो इन चीजों को जब हम जहन में रखते हैं और फिर 5 फरवरी का तज्जिया करते हैं तो मैं इसे एक अलामती एहतजाज कहूंगा कि जिसके अंदर तहरीक इंसाफ ने एक पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की कोशिश की, कारकुन बाहर निकले, इसके बावजूद कि पंजाब के अंदर एक रात पहले FIR दर्ज कर ली गई, छापे मारे गए, रुकावटें डाली गई, लेकिन इसके बावजूद एक अलामती सा एहतजाज हुआ। और उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं और जो वर्कर्स हैं वो वापस अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। तो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी तो इसको कहा जा सकता है, लेकिन ये समझना कि कोई बहुत बड़ी प्लानिंग थी तहरीक इंसाफ की जो नाकाम हो गई,
मुझे ऐसे नहीं लगता। उसकी वजह यह कि तहरीक इंसाफ डे 1 से इस मामले पे कंफ्यूज नजर आ रही थी, और 5 अगस्त से कुछ दिन पहले जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि बड़े जलसे जुलूस पर फोकस करने के बजाय हल्का की बेस के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट तहसील की बेस के ऊपर वहाँ की मुकामी क़यादत जिस तरह से चाहे वो उसको प्लान कर ले, तो ये इस बात को करने से यही पता चल रहा था कि तहरीक इंसाफ की जानिब से वो जो एक मेन लीड है वो नहीं फराहम की गई। तो फिर जिस हल्के ने जिस हद तक मुमकिन हो सका एहतजाज किया और उसकी फुटेज बना के जो है वो मीडिया को दे दी या अपनी पार्टी क़यादत को भेज दी, तो इससे आगे बढ़कर कुछ नजर नहीं आया। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से तहरीक इंसाफ की चूंकि प्लानिंग मौजूद ही नहीं थी, इसलिए 5 अगस्त को हुआ भी कुछ नहीं, और जब हुआ कुछ नहीं तो अब तहरीक इंसाफ को एक आध महीने के अंदर किसी और बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी की तैयारी करनी पड़ेगी ताकि वो अपने कारकुन का जो कॉन्फिडेंस है उसको रीगेन कर सके। अच्छा माजिद, ये नहीं कि सिर्फ एहतजाज से पहले ही क़यादत कंफ्यूज दिखाई दी, एहतजाज के बाद भी कंफ्यूजन बरकरार है। और जिस तरह से बैरिस्टर सलमान अकरम राजा से सवाल हुआ कि एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुंचे, तो उन्होंने कहा जी इस पर मैं पार्टी से भी बात करूंगा, इससे भी बेहतर हो सकता था, और मजीद क्यों लोग नहीं निकले इस पर इमरान खान से भी मुशावरत करेंगे। हालांकि दूसरी जानिब अगर आपने कहा कि 1 महीने के बाद या कुछ 1-1.5 माह के अंदर एक अच्छी हैवी पॉलिटिकल जो कोई रैली है या तहरीक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलानी चाहिए, और उन्होंने डेट दे दी है 14 अगस्त की एहतजाज की। बानी पीटीआई ने जेल से कहा है, और उनकी जो बहन है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया है। आपको नहीं लगता स्पेसिफिक ये डेट्स जिस पर कोई सरकारी इवेंट होता है और उन डेट्स पर खास तौर पर एहतजाज करना कोई दुरुस्त हिकमत अमली है? देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में हमें 2 मेन ग्रुप नजर आते हैं, जिसमें एक तंजीमी ग्रुप है और एक वो लोग जो गवर्नमेंट में है। इसी तरह पंजाब में वो ग्रुप जो मुज़ाहमत का कायल है, आगे बढ़कर लड़ना चाहता है, जल्द से जुलूस करना चाहता है वो, और दूसरी जानिब वो लोग हैं जो एहतियात से और मुज़ाकरात से काम करते हैं। इसी तरह मरकज के अंदर भी तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग इसलिए मौजूद है कि पार्लिमानी पार्टी की एक अलग सोच है, और वो लोग जो इलेक्शन नहीं जीत सके लेकिन पार्टी के अंदर इंपॉर्टेंट है, उनकी एक अलग सोच है। तो ये जब हम देखते हैं तो ये जो 5-6 किस्म की चीजें हमें डिफरेंट सुनने और देखने को मिलती हैं, तो उससे पता ये चलता है कि तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटेजी है वो एक मुत्तफिक एक पॉइंट पे नहीं आ रही, जिसका उन्हें मुसलसल नुकसान हो रहा है। और इसलिए मैं नहीं समझता कि ये जितने भी त्यौहार हैं या इस तरह के बड़े दिन हैं उन पर एहतजाज करने में कोई कबाहत है। उसकी वजह यह है कि या तो उससे आगे और पीछे तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने की मुकम्मल आज़ादी हो तो वो उस दिन कर लें, ना तो उनको पहले कोई इजाज़त है ना उसके बाद कोई इजाज़त है। तो इसलिए ये वो तमाम दिन कि जिनके ऊपर पब्लिक हॉलीडे होता है या पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के लिए आवाम अवेलेबल होती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज उसको बिल्कुल अपने टारगेट पे रखती हैं और उस दिन का फ़ायदा उठाते हुए, मिसाल के तौर पर कई दफ़ा ताजिर जो है वो ट्रेडर्स जो हैं वो जुमे को हड़ताल करते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि जुमे को वैसे भी आधी मार्केटें बंद होती हैं, तो वो हड़ताल की जो एक रंगीनी है उसमें इजाफा हो जाता है। तो इसी तरह जो तहरीक इंसाफ है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो इस तरह के बड़े दिनों का इंतखाब इसलिए करती है कि उसके अंदर अवाम अपने मकासद के साथ सड़कों पे अलग से मौजूद होते हैं, तो वहां पर पॉलिटिकल एक्टिविटी करना जरा निस्बतन आसान होता है। तो इसलिए 14 अगस्त का जो एहतजाज है, अगर तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ऐसी ही रहती है और जो लीडर्स हैं वो आपस में इसी तरह ही इख्तलाफ करते रहते हैं, तो फिर ये भी 5 अगस्त जैसा ही एक इवेंट होगा कि जिसके अंदर हमें को बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। ए जो है वो बी पे इल्जाम लगा रहा होगा और बी जो है वो सी को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहा होगा, तो उसके अंदर से हमें कोई बड़ा जलसा, बड़ा अच्छा, तो आपको ये लगता है कि ये भी 14 अगस्त को जो एहतजाज होने वाला है ये भी अलामती होने का इम्कान है, लेकिन आपको लगता है कि जो ये अभी 5 अगस्त को एक अलामती एहतजाज किया ये कुछ मोमेंटम बना देगा 14 अगस्त के लिए? देखिए, 5 अगस्त के एहतजाज ने तो 5 अगस्त का ही मोमेंटम नहीं बनाया, तो कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो किसी और तहरीक का पेश खैमा साबित होगा। या तो ये कोई एक बहुत बड़ा एहतजाज होता, मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता साल अक्टूबर में या सितंबर में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई थी और खैबर पख्तूनख्वा से जुलूस इस्लामाबाद आए थे, उसके बाद हमने देखा कि नवंबर का जो एक जलसा था, जो 22 से 26 नवंबर की जो एक्टिविटी हुई, उसमें हमने देखा कि लोग बहुत ज्यादा थे, चार्ज्ड क्राउड था।
तो अब यहाँ पर अगर 5 अगस्त को ही पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुई और उस तरह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो कम से कम मैं ये यकीन से नहीं कह सकता हूँ कि इसका असर फिर 14 अगस्त को बिल्कुल देखने मिलेगा, क्योंकि जिस तरह की एक्टिविटी 5 अगस्त को हुई है उससे मिलती जुलती एक्टिविटी 14 अगस्त को। तो माजिद साहब, ये जो हमने अभी सुनवाया भी, राना सनाउल्लाह ने जो बात की है, जावेद चौधरी साहब से बात करते हैं, उन्होंने ये कहा कि मुज़ाकरात के लिए या गुफ्तगू के लिए कोई चैनल ही ओपन नहीं है, तो बानी पीटीआई को ऑफर कैसे हो गई, ये उसका जवाब उन्होंने दिया जो सोशल मीडिया पर आपके सामने ही होगा, चल रहा था कि उन्हें डील ऑफर की गई है, अगर वो मुल्क से बाहर चले जाएं तो उन्हें यहाँ से निकाल भी दिया जाएगा, हालात बेहतर कर दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने प्रेफर किया कि वो अपने मुल्क में ही रहेंगे। तो वो राना सनाउल्लाह साहब तो डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ऑफर हुई नहीं तो रिजेक्ट करना तो बात की बात है। आपके ख्याल में क्या पॉलिटिकल गेन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह की जो ऑफर्स है डील की और ये बातें हैं वो फैलाती है? मेरे ख्याल में तो बड़ा एक सिंपल सा पॉइंट है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त एक वीक पॉइंट पे है, और हमेशा दुनिया का ये असूल है कि जो वीक पॉइंट पे हो उसे मुज़ाकरात ऑफर नहीं किए जाते। हमारे सामने मिसाल मौजूद है कि जब मुस्लिम लीग नवाज इमरान खान के दौर में ये कहा करती थी कि मुज़ाहमत से ही मुफाहमत का रास्ता निकलता है, तो इमरान खान की जमात को भी ये समझना चाहिए कि जब तक उनके पास एक पॉलिटिकल कैपिटल या सड़कों पर एहतजाज या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं होगी जिससे वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बना सके, जब तक वो दबाव नहीं बना पाएंगे उस वक्त तक उन्हें मुज़ाकरात की टेबल पर कुछ नहीं मिलेगा। और हम ये देख चुके हैं कि एक हाई टाइम था कि जब नवंबर में एहतजाज के दौरान उन्हें सबसे बड़ी जो ऑफर है वो उस वक्त की गई, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की। उसके बाद जनवरी से लेके अगस्त तक तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है उसमें मुसलसल कमी आ रही है। तो जब आप पॉलिटिकली वीक होते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छी डील ऑफर नहीं होती। जब आपको थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाएंगे, कुछ थोड़ा प्रेशर बिल्ड करेंगे, तभी गवर्नमेंट सीरियस होकर आपके साथ, तो गवर्नमेंट सीरियस होकर आपके साथ मुज़ाकरात करें। फिलहाल ऐसी कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, माजिद निज़ामी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। सारा जिसी मंजरनामा मुल्क की वो आपके सामने पेश किया है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब कुछ बात करते हैं एक ऐसे पाकिस्तानी की जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और उसे कहते हैं किसी उम्र की कैद नहीं होती। किसी भी उम्र में आपने कोई अचीव करना हो कुछ भी तो उसमें उम्र की कोई कैद नहीं होती। पेरिस की सड़कों पर 50 साल से ज़्यादा अरसे से अखबार फरोख्त करने वाले पाकिस्तानी नैयाद अली अकबर को फ्रांस का आला सिविल एजाज़ देने का ऐलान कर दिया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक 72 साल के अली अकबर साहब पेरिस के आखिरी अखबार फरोश के तौर पर जाने जाते जो अपनी सड़कों पर अखबार बेचते हैं। रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले अली अकबर साहब 1973 में फ्रांस गए थे और अखबार बेचना शुरू किया था। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से सितंबर में आला जो अवार्ड है अली अकबर साहब को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट के एजाज़ से नवाजा जाएगा। और अली अकबर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। बगैर किसी तवक्कुफ के हम उन्हीं से बात करते हैं। अली अकबर साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। आप कैसे हैं? शुक्रिया जी, थैंक यू, वेलकम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, सब खैरियत, सब ठीक है सर। अली अकबर साहब, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये कोई मामूली बात नहीं है, इतना बड़ा अवार्ड किसी को फ्रांस में दिया जाना सदर की जानिब से। कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए जी, खुशी तो होती है क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था कि इतना बड़ा अवार्ड मुझे इतने उससे नवाजेंगे, यानी कि इस अवार्ड से। तो मैं तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई है इसकी, और मुझे ऐसे लगा किसी ने मेरे जख्मों पे कुछ मरहम लगा दिया ऐसे। अरे अरे अरे, अच्छा। जी, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा जख्मी आदमी था। एक बड़ी जिंदगी, एक मेरा बड़ी लंबी चौड़ी जिंदगी का सफर है। बिल्कुल, हम यही जानना चाहते हैं, आपके सफ़र के बारे में ही जानना चाहते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये आपकी जो कठिन ज़िंदगी में जो मुश्किलात आपकी आई हैं सामने, उसके एतराफ़ में, और आपकी मुस्तकिल जो खिदमत है जो आपने फ्रांस में की है, उसके एतराफ़ में ये आपको अवार्ड दिया जा रहा है। तो उसके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। तो जर्नी ऐसी थी कि मैंने अपना सफ़र पाकिस्तान रावलपिंडी से शुरू किया, जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो मेरी उम्र मुश्किल से, मैं बहुत छोटा था जब मैंने काम शुरू कर दिया था। तकरीबन 7-8 साल की उम्र मैंने काम शुरू कर दिया था हम अपने रावलपिंडी में। तो मैं यहाँ ही पैदा हूँ रावलपिंडी में, और यहाँ पे इस मरी रोड पे मैंने हर किस्म का काम किया। नहीं, घास बेचनी उस वक्त, यानी कि इस मरी रोड के ऊपर टांगे चला करते थे, मरी रोड के ऊपर जहाँ पे घास बेचनी, छल्ली, जो भी होती छोटी मोटी जॉब्स में काम करता होता था। तो मेरा एक ही
मिशन था वो था कि हम रहते थे एक केव में, केव जैसे कि कोई टूटे फूटे घर में, मिट्टी के कच्चे कोठे से में, तो हमारे पास तो प्रॉपर घर भी नहीं था, रहाइश भी नहीं थी। तो मैंने एक ड्रीम बनाया था कि मैं अपनी माँ के लिए, क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो शी वाज रियली सफरिंग व्हेन शी सॉ हर डॉटर शी सफरिंग इन द मिजरी। तो मैंने एक ड्रीम बना लिया था, मैंने कहा यार मेरी माँ नानी जो है ना वो बड़ी सफ़र हो रही है, तो इसलिए मैं इनके लिए मैंने कुछ करना है। तो वो फिर मैंने बचपन से लगन से वो मैंने अपनी स्ट्रगल शुरू कर दी, और जो भी काम मिला मैंने किया, उसमें शर्म नहीं की मैंने, चाहे यहाँ बाहर हो चाहे पाकिस्तान में हो। लेकिन इतना मुझे पता था पाकिस्तान में 8-10 बच्चों को सर्वाइव यानी पालना और उनकी परवरिश करनी और उनको तालीम देनी, ये एक बहुत बड़ा एक मेरे लिए चैलेंज था। तो मैंने इसलिए मैंने मुल्क छोड़ा और मैं बाहर आया बाई रोड, अफगानिस्तान से होता हुआ ईरान, तुर्की, फिर यूनान पहुंचा, ग्रीस में, जहाँ पे मैंने काम शुरू कर दिया एक कार्गो शिप पे एज ए वेटर। वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया, फिर मैंने लीगली फ्रांस में छोड़ दिया था 1972। अच्छा, बिल्कुल बड़ी जबरदस्त 1972 से फ्रांस में। ज़बरदस्त। अच्छा अली अकबर साहब, जिस तरह से आपने अपनी स्ट्रगल का जिक्र किया है, जो मुश्किलात आपको आई और आपने ये नहीं देखा कि काम छोटा है या बड़ा है, आपने काम किया और उसके बाद फिर ये जो अब आपको आपके काम के ये उसके एवज जो है आपको ये अवार्ड दिया जा रहा है, इससे नवाजा जा रहा है। ये बताइएगा ये जो इतना बड़ा अवार्ड है इसके लिए क्या गवर्नमेंट खुद सिलेक्ट करती है लोगों को, या कोई नॉमिनेशन होती है, या आपको लोगों ने नॉमिनेट किया या आपने खुद को नॉमिनेट किया? इस हवाले से भी ज़रा बताएं। डेफिनेटली किसी ने, यानी कि क्योंकि मैंने जिस यूनिवर्सिटी में मैं, उनको पता, मैंने वहाँ पे रात दिन काम किया, मैं भी उनको ये पता है कि अकबर ये अजीब एक लोहे का बना बंदा है, ये रात दिन लगा रहता है। उस जमाने में भी जब वो प्रेसिडेंट माक्रोन स्टूडेंट था वहाँ यूनिवर्सिटी में, तो वो मुझे देखा करता था कि यार ये बंदा ये कितनी स्ट्रगल कर रहा है, ये रात दिन सोता भी नहीं है, ये अजीब सा आदमी। और अभी देखे मैंने 4 घंटे सोए होगा है जी, मैं रात को बड़ी देर से पहुंचा था काम खत्म करके। बिल्कुल। तो उन्होंने मेरी बैक लाइफ के बारे में कुछ नॉलेज है, जिसकी वजह से उन्होंने देखा यार ये अभी तक लगा हुआ है इसने और फिर उन्होंने मेरी किताब भी पढ़ी है, जो कि मैं ये सब कुछ मैंने अपनी पहली किताब में मेंशन किया हुआ है इस जिंदगी के बारे में। बिल्कुल है जी, क्योंकि उर्दू। अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो हम वाकई आप अपने काम से आने के बाद आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं और एक्सक्लूसिव भी ज्वाइन कर रहे हैं फ्रांस से, लेकिन इसके साथ हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? आप बहुत ही एक्टिव दिखाई देते हैं अपने काम के दौरान ही, हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो आपके रोज़मर्रा में क्या चीज़ें शामिल है जो आपको इतना एक्टिव रखती हैं? देखिए जी, मैं तो, मेरा ख्याल है ये अल्लाह की देन है ये तो, क्योंकि फिर मेरी माँ की दुआएं, अभी तक वो 96 ईयर्स ओल्ड नाउ, वो 96 साल की है मेरी माँ, तो कुछ उनकी दुआएं होंगी या अल्लाह की तरफ से मुझे कुछ इसका हो सकता है। मैं थकता नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे अगर किसी ने थकाना है ना तो मुझे बस टॉर्चर कर दे, मैं थक जाऊँ, क्योंकि आई एम सेंसिटिव। क्योंकि यहाँ इस दुनिया में बड़े, आपको पता है टॉक्सिक पीपल भी तो बहुत है ना, ये टॉक्सिक पीपल है ना, मैं इनसे बचता हूँ। टॉक्सिक लोग होते हैं, यानी आपको पता होना चाहिए, आपके भी आपके होंगे आपके। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक के इर्द गिर्द होते हैं टॉक्सिक और नेगेटिव लोग, उनसे बचना बड़ा जरूरी होता है। और आपने बड़ी अच्छी अपनी स्ट्रेटेजी रखी हुई है कि नेगेटिविटी से और टॉक्सिक लोगों से आप दूर रहते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और हमें आपको जितनी खुशी है इस अवार्ड की, हमें बहैसियत पाकिस्तानी बड़ी खुशी है और हम बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि किसी पाकिस्तानी को उसकी खिदमात के एतराफ़ में इतना बड़ा जो अवार्ड है उससे नवाजा जा रहा है। और डेफिनेटली जब ये अवार्ड आपको मिलेगा हम चाहेंगे उसके बाद भी हम आपसे बात करें। मुझे ये बताइएगा अली अकबर साहब, जिस तरीके से आपकी पूरी स्ट्रगल है और आपने कहा कि आपने ये तहरीर भी की अपनी किताब में, आपने अपनी किताब कब लिखी और उसमें आपने शुरू से अपने सफ़र के हवाले से तहरीर किया, अपने एक्सपीरियंसेस जितने भी अभी तक के हुए वो सब कुछ तहरीर किया? एग्जैक्टली, ये बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है ये भी, क्योंकि मैं रावलपिंडी में जब मैं एंड के दिनों में मैं वहाँ पे एक प्रिंटिंग प्रेस है बैंक रोड रावलपिंडी सदर में, उस आर्मी प्रेस में मैं काम करता था। तो उनके यहाँ तो वहाँ पे वो तो डायरी जी जी, तो हर साल वो डायरियाँ छापते थे, तो उनमें से मुझे एक डायरी मुझे भी दे देते थे। तो वो डायरी में मैं अपनी ज़िंदगी के हालात लिखा करता था। तो वो अभी तक 1967 से वो मैं अपनी ज़िंदगी के हालात उसमें लिखता रहता हूँ। कभी कभी कोई यानी कोई हादसा या कोई भी
इम्पोर्टेंट चीज़ों में उसमें अपनी डायरी में डाल देता था, जस्ट टू मेमोराइज। तो वो डायरी मेरे काम आ गई। फिर ये अचानक ऐसे हुआ कि ये रेस्टोरेंट में मैं काम ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था पेपर। तो एक दिन एक आदमी मिल गया, वो जो मैं उसको देखता था अक्सर कि वो वहाँ पे आता था खाना खाने के लिए, तो मेरे से अखबार भी लेता था, और अक्सर वो बड़े बड़े मशहूर लोगों के साथ, सेनेटर्स, मिनिस्टर्स के साथ होता था। मुझे समझ, क्योंकि मैंने उसका कभी किसी का खोज नहीं लगाया कि ये बंदा करता क्या है आज तक मेरी ज़िंदगी में, तो नाम यानी किसी की छाली में झांका है, ये खा क्या रहा है। मैं मजदूर आदमी, मजदूरी करता रहा हूँ, अभी तक कर रहा हूँ। तो अपने बच्चों को मैं यानी कि हलाल खाना खिलाता हूँ, सीधी बात। मैं मजदूर आदमी, बिल्कुल। तो वो फिर वहाँ पे उसने मुझे उस ब्रासी के अंदर मुझे इनवाइट कर दिया। तो फिर कहानी ऐसे शुरू हुई। मैंने कहा यार ये क्या, मेरा तो ड्रीम था कि मैंने पाकिस्तान में ये किताब लिखूंगा उर्दू में, तो ये तो यहीं छप रही है, और वो भी कोई आदमी मुझे उसको यानी कि ऑफर कर रहा है इस चीज़ की। मैंने कहा वाई? कहता है मैं पब्लिशर हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हारी किताब छाप दूँ। क्या हैरानगी की बात है। फिर मैंने उसको बताया कि मेरे पास ऑलरेडी एक डायरी है। वो और भी खुश हो गया कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, इस तरह हमें कुछ टाइम गेन कर लेंगे। तो फिर मैंने अपने सबसे बड़े बच्चे को वो जो डायरी थी उसको दी। उसने वो टाइप किया उस पर, इंटरनेट पे उसको कहते हैं स्क्रीन प्ले है जी, जो भी होता है टिप्ट, तो वो मैंने इसको दी और उसने टाइप कर दी, छाप दी। वो मैंने पब्लिशर को दे दी उसने मेरी किताब। अरे वाह, जबरदस्त। तो आपको लगता है कि फ्रांस ने आपको पूरी तरह से एम्ब्रेस किया है जब आप गए हैं वहाँ पर? क्योंकि अमूमन जब आप अपने मुल्क को बदलते हैं और ऐसी सूरत हाल में जब ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर आपको मुश्किलात का सामना रहता है, लेकिन फ्रांस ने आपको एम्ब्रेस किया है। देखिए जी, यहाँ पे ये नहीं कि मुझे हुकूमत ने, प्रेसिडेंट ने तो मुझे एम्ब्रेस किया, लेकिन यह है कि पब्लिक में आपको पता है यहाँ पे भी बड़े बड़े रेसिस्ट लोग होते हैं, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि वी आर नॉट एक्सेप्टेड 100% हियर। लोग देखते हैं कि बाहर में ये है वो है, लेकिन जब यहाँ पे आके रहे आपको पता चलता है कि कैसे रहते। फिर अपने लोग भी रेसिस्ट होते हैं यहाँ, तो जी अपने भी आपके जो बाहर होते हैं वो तो आपको अपने गाइड भी नहीं करते ठीक से। आपके अपने लोग जब प्रदेश में होते हैं ना, गुर्बत में, उसका साथ कोई नहीं देता, उसको अपनी स्ट्रगल खुद करनी है, अकेले से लड़ना पड़ता है, उसको फाइट करना पड़ता है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात की और आपने अपने आप को मनवाया। अली अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और इस अलग सुबह है फ्रांस से हमें ज्वाइन कर रहे थे अली अकबर साहब। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुबह का वक्त है, 6:30-7 बजे का वक्त है करीबन, तो उनका बहुत शुक्रिया कि वहाँ से उन्होंने ज्वाइन किया। जनाब, ये है पाकिस्तान का सलचेहरा और ये है हमारे पाकिस्तानी, इतने टैलेंटेड, और किसी काम में जब आप आर नहीं समझते ना करने में, तो तब आपको हमेशा कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है उसका सिला। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि आजकल के नौजवान सिर्फ सोशल मीडिया पर वक्त ज़ाया करने में मसरूफ होते हैं, मगर आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे नौजवान से जो ना सिर्फ मोबाइल को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है बल्कि माशरे के लिए एक रोशन मिसाल भी बन चुका है। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं टेक्सला के 20 साल नौजवान मोहम्मद सुभान की, जिन्होंने मोबाइल के जरिए गाड़ी चलाकर सबको हैरान कर दिया है। सुभान ने महज 3 माह की मेहनत से ऐसी मोबाइल ऐप तैयार की है जो गाड़ी को मुकम्मल कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है, और अब वो अपनी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने के लिए भी मुतहरिक हैं। मजीद उनकी इस कामयाबी पर उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान, सबसे पहले तो भाई इतनी ज़बरदस्त आपने क्या कहेंगे हम आपको, आपकी क्रिएशन है कि आपने ये जो गाड़ी बना दी है, कार ऐप बना दी है। आप ये बताएं कि आप किस ग्रेड में पढ़ते हैं और फ़ोन के ज़रिए गाड़ी चलाने का या उसे ऑपरेट करने का ख्याल आपको कब आया? जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं मैकेनिकल का डिप्लोमा कर रहा हूँ, 2nd ईयर में अभी पढ़ता हूँ, और कुछ तकरीबन 3 माह पहले मुझे एक माजूर आदमी मिला जो गाड़ी चलाने की ख्वाहिश रख रहा था। फिर मैंने सोचा कि यार मैं कुछ ऐसा काम करूं कि ये माजूर लोग भी गाड़ी चला सकें। वो पाँव से माजूर था, तो मैंने घर आके रिसर्च की, सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मेरे दिमाग के अंदर ख्याल आया, तो मैंने ये सोचा कि मैं मोबाइल के जरिए गाड़ी चला सकता हूँ। तो मैंने उस पर काफ़ी रिसर्च की, मेहनत की, और आज मैं इस मकाम पे हूँ कि इस गाड़ी को मैं मोबाइल के जरिए चला सकता हूँ। तो क्या आप गाड़ी से बाहर खड़े होकर भी इसको चला सकते हैं? जी बिल्कुल, गाड़ी से बाहर खड़े होकर तकरीबन 60 मीटर की रेंज के अंदर हम इस गाड़ी को चला सकते हैं, और अगर हम इस गाड़ी तो जहां मर्जी हम गाड़ी मोबाइल की मदद से लेके जा सकते हैं।
अरे वाह। और मुझे ये भी बताएं सुभान कि किन किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा। डेफिनेटली इतना आसान नहीं होगा, ये कोई छोटी टॉय कार तो है नहीं कि इसको रिमोट से चला लिया जाए बड़ी आसानी से। इसमें डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत होगी, बहुत ज़्यादा रिसर्च होगी। तो ये बताइएगा कि इस आपने रिसर्च की, कितना टाइम आपको लगा और कब आप इस काबिल हुए कि आपने गाड़ी को वाकई चला लिया अपने फ़ोन से? जी, शुरू में तो मुझे इस तरह लग रहा था कि ये नामुमकिन होगा, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ऐसी कोई गाड़ी मौजूद नहीं है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की और मैंने सोचा कि काश मैं ये बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। फिर मैंने काफ़ी मेहनत की, रिसर्च की इस बारे में। पहले तो इन चीज़ों का आइडिया लेना मुश्किल था कि कैसे बनेगी, क्योंकि ऐसी चीज़ मौजूद ही नहीं है ना। और फिर इसका सामान मिलना काफ़ी मुश्किल था। मैंने बड़ी रिसर्च की, कबाड़ पे ढूंढा, बहुत सारी जगहों से हमने इसकी सामान तलाश किया और इस गाड़ी को बनाया। आपने जो किस्सा बताया है जिसकी वजह से आपने इस ऐप को बनाने का सोचा, वो तो शानदार है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जब आप दोस्तों से ये बात शेयर करते हैं तो वो आमादा होते हैं कि आपके साथ गाड़ी में बैठेंगे, या उन्हें डर लगता है? जी, पहले जब मैं अपना आइडिया लोगों से शेयर करता था तो लोग हंसते थे कि यार ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। अभी ये है कि लोग देखते हैं, हैरान भी होते हैं और बैठना भी पसंद करते हैं। लोग साथ वीडियोस बनाते हैं गाड़ी के। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुभान, ये बताएं कि जिस तरह से अभी अली ने जिक्र किया कि दोस्तों को या घर वालों को आपके साथ बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं, जब शुरू में जब आपने इसको चलाया और जब आप इसको रोड्स पर लेकर गए तो जब लोग देख रहे होंगे कि ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं है और गाड़ी चल रही है, तो तब क्या लोगों के ख्यालात थे इसके बारे में और कितने हैरानकुन थे? बिल्कुल जी, मैं गाड़ी से बाहर रह के गाड़ी को चला रहा था और बहुत सारे लोग खड़े होकर देख रहे थे और हैरान हो रहे थे कि ये गाड़ी, बड़ी गाड़ी जो है, मोबाइल के जरिए कैसे कंट्रोल हो रही है। और काफ़ी उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है। और दूसरी बात ये है कि ये गाड़ी सिर्फ मोबाइल पे नहीं चलती, हम इसको मैनुअल भी चला सकते हैं। सिर्फ एक बटन दबाते हैं, वो मोबाइल पे कन्वर्ट हो जाती है। बटन ऑफ करने से वो हम हाथों पाँव की मदद से चला सकते हैं। ये तो बेहतरीन है सुभान। लेकिन ये बताइएगा कि क्या ये भी रोड्स पर आने की वर्दी है कि आप सिर्फ मोबाइल से इसे ऑपरेट कर सकें? जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोगों ने ये गाड़ी ओल्ड मॉडल, जो गाड़ी 4 मॉडल है ना, तो इसके अंदर सेफ्टी फीचर अभी नहीं है। तो अगर मेरे पास कोई अप मॉडल गाड़ी होगी तो इंशाल्लाह हम उसके साथ जब वर्किंग करेंगे तो वो मेन जीटी रोड पे चलने के लिए भी तैयार होगी इंशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा सुभान, ये भी बताएं कि ये तो ऑपरेट आप कर रहे हैं गाड़ी को फ़ोन के साथ, अगर कोई किसी किस्म का मसला होता है गाड़ी में तो क्या उसकी इंडिकेशन भी आपको फ़ोन पर मिल जाती है या सिर्फ इसको चलाने के लिए आप इसे यूज़ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर गाड़ी के अंदर कोई मसला आ जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो वो हमारे मोबाइल पे शो हो जाता है कि गाड़ी डिस्कनेक्ट हो गई है मोबाइल के जरिए। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये बताइएगा कि ये जो आपने कहा कि पहले तो आपको सामान भी नहीं मिल रहा था, यहाँ से आपको ऑर्डर करना पड़ा डिफरेंट जगहों से, और फिर आपने इसको असेंबल किया और ये गाड़ी आपने जो है वो मोबाइल के साथ अटैच कर ली। तो मुझे ये बताएं कि इसके ऊपर आपकी टोटल कॉस्ट क्या आई, और अगर आप कह रहे हैं कि ये अगर कोई नए मॉडल की गाड़ी हो तो उसे आप बनाएं तो वो ज़्यादा जदीद तरीके से आप उसे कर सकते हैं तैयार, तो उस पर क्या कॉस्ट आएगी? जी बिल्कुल, अभी इस गाड़ी के ऊपर मेरी तकरीबन 30,000 रुपया कॉस्ट आई है, और अगर अप मॉडल गाड़ी पे हम ये करना चाहें तो तकरीबन 10 से 15,000 आ सकती है, और उसमें सेफ्टी फीचर भी ज्यादा होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुभान, आपने गुफ्तगू की और शानदार ऐप के मुतालिक हमें बताया। हम जाएंगे ब्रेक पर। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद शामिल करते हैं अपना सेगमेंट एक्सप्रेसो किताब, जिसमें वकार अहमद मलिक एक ऐसी किताब के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको गुलो गुलजार कर देगी। जी हाँ, गुलजार साहब की किताब है घर याद रहे, उस पर तस्करा हो रहा है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। कुछ किताबें ऐसी होती हैं, अगर आपके वो सिरहाने हों और कोई भी सफ़ा उनका पलट दीजिए तो एक अजब खुशबू आएगी और आपके मूड पर असरअंदाज होती हैं। लेकिन ऐसे लिखाड़ी कौन होते हैं जो कि बहुत ही ताकतवर होते हैं और आपके इमोशंस उनके काबू में होते हैं, आपके जज्बात जो हैं उनको वो बहुत सही तौर समझते हैं। ऐसे लिखारी बड़े लिखारी होते हैं, और ये गुलजार साहब की किताब है जिसका आपसे तारुफ करवाना है। लेकिन तारुफ की तरफ जाने से पहले कि इस किताब में ऐसी क्या ख़ास बात है, क्यों हम मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत किताब है, उससे पहले एक बहुत ही मुख्तसर सी नज़्म है बाबा के उन्वान से, और बाद में बताऊँगा कि ये बाबा जो है, ये बाबा से मुराद क्या है। नज़्म यह है कि जब चिराग बुझता है एक धुआं सा उठता है, आफताब शाम को जब गुरूब होता है, टीन का फलक भी तो देर तक सुलगता है, पत्ते टूटते हैं तो थोड़ी दूर उड़ते हैं, तुमने जाते वक्त क्यों मुड़ के देखा भी नहीं, सांस रोकी और तुम मट्टी ओढ़ सो गए। बाबा से मुराद अहमद नदीम कासमी हैं,
और अहमद नदीम कासमी साहब के वाले से ये मरसिया है, इसके अलावा एक पोर्ट्रेट है और फिर एक मजमून है। गुलजार साहब का और अहमद नदीम कासमी साहब का बहुत ही मोहब्बत भरा ताल्लुक़ है और कासमी साहब ने हमेशा उनको बाबा कहकर मुखातिब किया। ख़त किताबत भी रही और कासमी साहब से एक बहुत ही कमाल मोहब्बत का रिश्ता है। किताब, ये जो किताब है इसका उन्वान है गर याद रहे, और गर याद रहे में इसके मुख्तलिफ पोर्शंस हैं। बहुत ही खूबसूरत एक तजर्बा है, वो भी मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ अदबी हवाले से, यानी अदबी सिन्फ के हवाले से। गर याद रहे जो है वो बुनियादी तौर पे खाके हैं, उसमें मुंशी प्रेमचंद हैं, सादत हसन मंटो हैं। मंटो साहब पे क्या खूबसूरत खाका लिखा है इन्होंने। कासमी साहब पे लिखा है, नसीर अहमद नासिर साहब हैं, अमजद हैं, अयूब खावर हैं। ये तो खाके हैं। इसके अलावा जो है वो सवानही अफसाने हैं। अब ये एक नई चीज़ है। सवानी नावल जो हैं वो तो आपको मालूम है कि बायोग्राफिकल नावल जो है एक बड़ी मशहूर और बड़ी एक मकबूल सिन्फ रही है। बायोग्राफिकल नावल लिखा जा सकता है, तो गुलजार साहब ने ये सोचा कि अगर बायोग्राफिकल नावल लिखा जा सकता है तो बायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरी अफसाना क्यों नहीं लिखा जा सकता। तो सवानी अफसाने कमाल हैं, यानी हकीकत पे मबनी हैं, बायोग्राफिकल हैं, लेकिन उनको अफसाने का एक बहुत ही खूबसूरत सा लिबादा उड़ाया है गुलजार साहब ने। इसमें साहिर लुधियानवी साहब हैं, कुलदीप नैयर उन पे है, इस तरह मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसमें एक अफसाना ऐसा है जो कि जिसका उन्वान है बंटवारा। और फसादात के अफसाने अगर आप देखें तो इसके कई मजमूए भी शाया हुए, यानी जब फसादात या तकसीम के हवाले से इसको जो मौजू बनाया अदीबों ने उस वक्त में, उसमें कृष्ण चंद्र हैं, उसमें राजेंद्र सिंह बेदी हैं, उसमें अशफाक साहब हैं, उसमें मंटो साहब हैं, एक कुदरतुल्लाह शहाब हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही कमाल अफसाने लिखे। उनका मजमूआ भी आपको मिल जाता है। एक बड़ा मशहूर मजमूआ है फसादात के अफसाने, उसमें भी ये अफसाने शामिल हैं। एक अफसाना जो है वो मेरी नज़र से नहीं गुजरा था और इस किताब में आके गुजरा है, और वो है बंटवारा। यकीन कीजिए कि इसका एंड जो है, जब ये अफसाना ख़त्म होता है तो आपको ये 2-3 दिन अपने सहर में रखता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल तरीके से इस अफसाने को। और दूसरा, जब आपको ये मालूम होता है कि ये कोई फ़र्ज़ी कहानी नहीं है, ये एक हकीकी कहानी है, तो फिर और भी दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। बंटवारा जो है वो बहुत ही खूबसूरत अफसाना है। इसके अलावा पोर्ट्रेट्स हैं और मसीहे हैं। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर की नज़मों के तराजिम भी किए हैं गुलजार साहब ने। गालिब पे है, मीना जी पे है, गोपी चंद नारंग हैं, अमजद खान हैं, कासमी साहब हैं, अहमद नदीम कासमी साहब, जगजीत सिंह हैं। जगजीत के साथ इनका आपको मालूम है कि कितना कमाल ताल्लुक था। अमृता और इमरोज़ पे भी है। मतलब ये एक किताब ऐसी है कि इसको जहाँ से खोलें कमाल है। इस किताब का जो इंतसाब है वो गुलशेर भट्ट साहब के नाम है। गुलशेर भट्ट साहब जो है वो सरगोदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लेक्चरर हैं। गुलजार साहब के साथ बड़ी मोहब्बत रखते हैं। गुलजार साहब पे किताबें लिख रखी हैं, तो इसका उन्वान भी जो है, इसका जो इंतसाब है इस किताब का, गर याद रहेगा, वो उन्होंने गुलशेर भट्ट साहब के नाम किया। मुंशी प्रेमचंद के हवाले से जब जो खाका है उसका पहला फिक्रा देखिए कि मुंशी प्रेमचंद को जितनी बार पढ़ा उतनी बार और पाया। एक बार में ना ख़त्म हुए, ना पूरे हुए, और पढ़ा भी उम्र के कई हिस्सों में। हर उम्र में एक नए तासुर का एहसास हुआ। बहुत 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 कमाल खूबसूरत लिखते हैं। मुंशी प्रेमचंद पे उन्होंने लिखा है कि इस उम्र में जब मुड़ के देखता हूँ तो ये जानने की ख्वाहिश होती है कि वो किस एज ग्रुप के लिए लिखते थे और वो किस जुबान में कहानी कहते थे जो ना बड़ों के लिए बदलनी पड़ती ना छोटों के लिए। ये वो सवाल है जो आज का क्रिटिक यानी नकाद बार बार आज के लेखक को कैटेगराइज करता है। यानी बड़ों के लिए लिखना और बच्चों के लिए लिखना दो अलग अलग हिस्से बन गए। फिर इन हिस्सों के भी छोटे छोटे हिस्से, सब डिविजन्स हैं। आज भी छोटों के लिए लिखते हुए लेखक तो तुलाने लगते हैं और बड़ों के लिए चेहरे पर मोटे मोटे चश्मे चढ़ा लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद के फन की एक बहुत बड़ी खूबी जो उस दौर में भी बहुत कम मिलती थी और इस दौर में तो नायाब है, ना छोटे के लिए ना बड़े के लिए, पूरे पूरे परिवार और पूरे समाज के लिए इस सादगी से कहानी कहना जिस तरह मुंशी प्रेमचंद कहते थे बड़ा कठिन काम लगता है। मंटो साहब पे जो आप पढ़ेंगे तो क्या खूबसूरत मंटो साहब के हवाले से उन्होंने लिखा है कि मंटो को कुछ सुना, कुछ देखा, कुछ पढ़ा है, लगभग इसी तरतीब से जानता हूँ उन्हें। अच्छा, मंटो इनकी जो नसर निगारी है, जो नसर है, उसमें भी एक पोइटिक और एक शायराना एलिमेंट बहुत नुमाया आपको नजर आता है गुलजार साहब का। तो इसमें एक छोटा सा मैं आपको पैराग्राफ सुना देता हूँ। मंटो साहब के हवाले से लिखते हैं कि कुछ और भी सुना है, लाहौर में 4 नंबर की एक बस है जो उस पागल खाना अस्पताल को जाती है जिसमें मंटो दाखिल हुए थे। कुछ कमजोर अदीबों ने उसे मुहावरा ही बना लिया, ओए 4 नंबर में भेज दे, इसे मंटो से मिल आएगा।
ओए मतलब क्या है तेरा, 4 नंबर से उतरा है क्या, यानी 4 नंबर बस के वाले से इस तरह की मुहावरे बना लिए गए। तो लिखते हैं गुलजार साहब, लेकिन उस 4 नंबर बस में तो मैपेसेंट भी गए, वैन गॉफ भी गए थे और जाने कितने, बहुतों को तो जगह ही नहीं मिली। मंटो साहब के वाले से कुछ ऐसे वाक़यात जो आपने अभी तक कहीं और नहीं सुने होंगे यहाँ पे आपको मिलते हैं। गंजे फरिश्ते के वाले से भी इसमें उन्होंने लिखा हुआ है, और जो बुराइयों के हवाले से मंटो साहब के हवाले से लिखा हुआ है ना, मंटो साहब के हवाले से आपको मालूम है कि उन पर जो इल्ज़ामात थे, तो कुछ लोगों ने मंटो को मुँह फट भी कहा, और सच्चे और बेबाक लोग ऐसे ही होते हैं, वो बड़े सख्त अल्फाज में कहते हैं मंटो साहब मुझ में जो बुराइयाँ हैं वो इस अहद की बुराइयाँ हैं, मेरी तहरीर में कोई नुक्स नहीं, जिस नुक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है वो मौजूदा निज़ाम का नुक्स है। मैं हंगामा पसंद नहीं, मैं तहजीब व तमद्दुन और सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा, वो तो है ही नंगी। तो टोबा टेक सिंह के हवाले से जो अफसाना है उसको आपको मालूम है कि बहुत ही मशहूर अफसाना मंटो साहब का। टोबा टेक सिंह का नाम क्यों रखा उस अफसाने का, यानी एक अफसाना जिसने बैन अवी मकबूलियत हासिल की, और हमारी तकसीम के हवाले से यही मौजू है टोबा टेक सिंह का। लेकिन गुलजार साहब ने इसमें पूरा बताया कि टोबा टेक सिंह का नाम क्यों रखा गया, यानी क्या एक बैक इन द माइंड मंटो साहब की क्या चल रहा था कि उन्होंने इनका नाम रखा। आखिर पे उन्होंने मंटो साहब के हवाले से जो बिल्कुल उनका आखिरी है, मंटो फितरतन आदतन पूरे पंजाबी था, हंसी मजाक के सब अंदाज पंजाबी थे। समराला ज़िला लुधियाना, 11 मई 1912 की पैदाइश। स्कूल अमृतसर मुस्लिम हाई स्कूल, 2 बार फेल हुए। कॉलेज अमृतसर हिंदू सभा कॉलेज, FA में 2 बार फेल हुए। चंद माह अलीगढ़ में गुजारे। ये मंटो साहब पे उन्होंने लिखा है। फिर कासमी साहब पे तो क्या ही खूबसूरत, अहमद नदीम कासमी साहब पे लिखा है। घर याद रहे जो है ये शाया की है बुक कॉर्नर जेलम पाकिस्तान ने। घर याद रहे जो है ये किताब ज़रूर पढ़िएगा, जिसके बारे में कहते हैं कि इस किताब में एक नॉस्टैल्जिया है जो मेरे अंदर महकता रहता है। और ख़ुद ही गुलजार साहब ने आगे लिखा है कि वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज हैं यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से परे अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है। घर याद रहे, घर याद रहे गुलजार। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। नाज़रीन, हमने एक बार फिर दुनिया को ये दिखा दिया है कि हमारे नौजवान न सिर्फ मेहनती हैं बल्कि जहानत में भी किसी से कम नहीं। कोई भी मैदान हो, पाकिस्तानी अपना आप मनवाना जानते हैं। जी हाँ, हम बात करें फ्रांस में होने वाले 55वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड की, जिसमें पाकिस्तान के एक नौजवान तालिब इल्म दानियाल शहजाद ने न सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की बल्कि दुनिया भर के सैकड़ों ज़हीन दिमागों के दरमियान अपनी काबिलियत का लोहा कर कांसी का तमगा अपने नाम किया। ये मुकाबला 17 से 25 जुलाई को जो है फ्रांस में हुआ, जिसमें दुनिया के बेहतरीन फिजिक्स स्टूडेंट्स ने शिरकत की। और इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड को साइंसी दुनिया का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, और इसमें मेडल जीतना एक बहुत बड़ा एजाज़ समझा जाता है। बगैर किसी डिले के हम दानियाल से बात करेंगे कि दानियाल को इस एजाज़ को हासिल करने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर इसके लिए उन्होंने मेहनत कितनी की। दानियाल हमारे साथ ही मौजूद। दानियाल, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा दानियाल, सबसे पहले ये बताइएगा कि कामयाबी, इतनी बड़ी कामयाबी, कितनी मेहनत थी इसके पीछे और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? जी, तकरीबन मैंने साल की मेहनत के बाद मैं ब्रॉन्ज मेडल जीत पाया हूँ। ये मेरी तकरीबन साल पहले तैयारी शुरू हुई थी, और मल्टीपल स्टेजेस होते हैं पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन प्रोसेस के, और इसके साथ साथ हमारे ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं प्यास यूनिवर्सिटी में। तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड है इसका जो सिलेबस है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, तो काफ़ी आगे की फिज़िक्स, आगे की मैथ पढ़नी पड़ती है। तो साथ साथ स्कूल के बाद रोज़ 2-3 घंटे फिज़िक्स पे टाइम गुजारना पड़ता था ताकि मैं इस लेवल पे पहुंच पाऊँ। ज़बरदस्त मेहनत बिल्कुल आपकी इसके ऊपर लगी है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद ही तो आप ये अचीव भी कर सकें, आप ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए। मुझे ये बताएं कि ये जो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड है, इसमें पार्टिसिपेट करने का क्या प्रोसीजर होता है? क्या आपके स्कूल के तहत आपको नॉमिनेट किया जाता है, या फिर पर्सनली आपने अपने आप को नॉमिनेट किया और आपने इसमें फिर पार्टिसिपेट किया? जी, तकरीबन लास्ट 25 ईयर्स से एक स्टेम करियर्स प्रोग्राम हो रहा है, जिसके अंदर NSTC है जो पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड्स ऑर्गेनाइज करता है, और ये ऑर्गेनाइज्ड है बाय हायर एजुकेशन कमीशन, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और प्यास यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद अ कपल अदर यूनिवर्सिटीज़। तो ये फुली फंडेड प्रोग्राम है, और इसके आपने सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट की रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। इसके बाद मल्टीपल स्टेजेस होते हैं सिलेक्शन और ट्रेनिंग के फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ पाकिस्तान टीम इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड्स।
पहले 50 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर 15 और फाइनली टीम ऑफ 4 to 6 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होती है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो मल्टीपल जी। तो दानियाल ये बताइएगा कि आप आजकल देख रहे हैं कि एक बूम है आईटी इंडस्ट्री में, उसमें जो कन्वेंशनल साइंसेज हैं उस तरफ बहुत कम ही स्टूडेंट्स जा रहे हैं। आपकी तवज्जो फिजिक्स की जानिब कब गामजन हुई और कब आपने सोचा कि आप पार्टिसिपेट करेंगे ऐसे मुकाबलों में? तो मुझे बचपन से फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प लगती है, क्योंकि ये हमारी इर्द गिर्द पूरी दुनिया को एक्सप्लेन करता है, फ्रॉम पानी के कतरे से लेके कायनात और सितारों को सबको एक्सप्लेन करता है। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि आप दुनिया में हर चीज़ फिजिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं और फिजिक्स की यही कोशिश है कि हर चीज़ एक्सप्लेन करें। तो इसके साथ साथ मेरी अपनी राय है कि इंसान को वही चीज़ करनी चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट और पैशन हो। तो मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में था, तो इसलिए मुझे तकरीबन 1.5 साल पहले इस ओलंपियाड का पता चला और मुझे ये बहुत पसंद आया, तो इसलिए मैंने पार्टिसिपेट करने का सोचा। ठीक है। अच्छा दानियाल, यहाँ इस इवेंट में पार्टिसिपेशन का क्या क्राइटेरिया है? कोई एज लिमिट्स होती हैं उनके, फिर डिफरेंट कंपटीशंस होते हैं या क्लासेस या ग्रेड्स के हिसाब से डिफरेंशिएट किया जाता है स्टूडेंट्स को? और क्या टीम की सूरत में शिरकत करते हैं या फिर अकेले? तो इन इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड इंक्लूडिंग इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का क्राइटेरिया ये है कि आपको स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट होना चाहिए एंड अंडर द एज ऑफ 20 ईयर्स ओल्ड। तो इसके साथ साथ जो इंडिविजुअल कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, जो पाकिस्तान की टीम है वो इंडिविजुअल्स की होती है और हर जो इंडिविजुअल है उधर जाके अलग compete करता है। राइट। तो मेडल जीतने के बाद घर वालों का रिस्पांस कैसा था, आपके असातिज़ा का रिस्पांस कैसा था? जी, मेडल जीतने के बाद सब बहुत खुश हुए एंड दे फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ मी। जो काफ़ी से मेरे असातिज़ा और पेरेंट्स ऑब्वियसली जो लाइव स्ट्रीम थी देख रहे थे और वो बहुत खुश हुए जब मेरा मेडल आया और उन्होंने बहुत मुबारकबाद दी एंड मुझे भी बहुत खुशी हुई। ज़बरदस्त। अच्छा दानियाल, ये बताएं कि ये जो इस तरह के कंपटीशंस होते हैं या ओलंपियाड्स के लिए, इनमें पार्टिसिपेशन कितनी कंपलसरी होती है और किस हद तक ये आपका कॉन्फिडेंस जो है उसे बूस्ट करती है? ख़ास तौर पे बहस स्टूडेंट आप बताइएगा कि इसमें पार्टिसिपेशन के बाद, मेडल जीतने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो किस हद तक बढ़ गया है? कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत बढ़ता है, क्योंकि आप ये अपने आप को भी और लोगों को साबित करते हैं कि आप दुनिया में कम नहीं है। आप 90 मुल्क के स्टूडेंट्स के साथ compete कर सकते हैं और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। एंड इवन अगर आप पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुए, आप ये प्रूव करते हैं कि आप पाकिस्तान में बेस्ट स्टूडेंट्स हैं और सबसे काबिल हैं। तो इसके साथ साथ काफ़ी आपकी स्किल्स भी डेवलप होती हैं इसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एंड वो भी बहुत वैल्यूबल है। राइट। तो दानियाल, क्या आपको लगता है जब अब चूंकि आप इंटरनेशनल मुकाबले में शिरकत कर चुके हैं, मेडल जीत चुके हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ लैक करती है एजुकेशन में चीज़ें जो हम स्टूडेंट्स को अगर दें तो वो इन मुकाबलों में और भी बेहतर कारकर्दगी दिखा सकेंगे? पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, स्पेशली यूथ में, लेकिन मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेटली सिस्टम्स ऐसे बने हैं कि ये टैलेंट को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे जो हमारे जो FSC मैट्रिक के सिस्टम है, इनमें काफ़ी रट्टा मौजूद है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो पाती सही तरह। एंड इसके साथ साथ जो हमारी सोसाइटी में है, इन कॉम्पिटिशन्स की अवेयरनेस नहीं है, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। चाइना, इंडिया, ईरान, इन जैसे मुल्क में ये ओलंपियाड पार्टिसिपेंट्स को नेशनल हीरो समझा जाता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मुल्क को रिप्रेजेंट करना है एट एन इंटरनेशनल स्टेज, ये बहुत फख्र की बात है पूरे मुल्क के लिए। बिल्कुल है, और आप हमारा फ़ख्र हैं। और आप जैसे जितने भी स्टूडेंट्स इस तरह के ओलंपियाड से पार्टिसिपेट करते हैं और हम उनसे बात करते हैं, हम यही कहते हैं कि हमें बहसियत पाकिस्तानी आप पर बड़ा फ़ख्र है। अच्छा दानियाल, आपकी इतनी बड़ी अचीवमेंट है, इसके लिए क्रेडिट्स कुछ देना चाहेंगे किसी स्पेसिफिक टीचर को या कोई फ्रेंड या फिर फैमिली में से किसी को? मैं सबको क्रेडिट देना चाहूँगा, मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स, जो प्यास यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग हुई है, इन सबको क्रेडिट देना चाहूँगा। इवन मेरे जो 7 टीममेट्स थे इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में पाकिस्तान टीम में, इन्हें भी क्रेडिट देना चाहता हूँ। इन्होंने भी साथ प्रिपरेशन की, हेल्प की, एंड ये भी उतना ही मेडल डिजर्व करते हैं जितना मैं करता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल, हमसे गुफ्तगू करने के लिए, अपनी कामयाबी हमसे शेयर करने के लिए, अपने मेडल की दास्तान सुनिए। और बिल्कुल ठीक कहते हैं दानियाल कि आपको इन जैसे जो स्टूडेंट्स हैं या इन जैसे मुकाबले करने के लिए जो खिलाड़ी मौजूद हैं, उनकी भी पसीराई उसी तरह से करनी चाहिए जिस तरह से स्पोर्ट्स के लोगों की आप करते हैं, क्योंकि माइंड इज ऑल्सो अ मसल, तो डोंट फॉरगेट दैट। और इन लोगों की भी उसी तरह से पसीराई कीजिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। मॉनसून की बात करते हैं जिसमें होने वाली कुछ ऐसी बीमारियों की बात जिससे अक्सर लोग मुतासर होते हैं। मॉनसून के मौसम में लोग बुखार, नज़ला, जुकाम, खांसी या जिस्म में दर्द जैसी जो अलामात हैं उनको फ़ौरन डेंगू, मलेरिया, वायरल जैसे इन्फेक्शन समझ लेते हैं और इस वजह से खुद से दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, घबराहट और गैर ज़रूरी टेस्ट करवाना शुरू कर देते हैं। तो इन दिनों में आम मौसमी बीमारियों को कैसे पहचाना जाए, किन अलामात पर फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और किन चीज़ों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस हवाले से हमने बात करनी है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया खालिद, फैमिली फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, बड़ा ही सादा सा सवाल है लेकिन बड़ी मुश्किल हो जाती है जब आजकल हर एक शख्स को जिसको थोड़ा तेज़ बुखार हो जाए वो कहता है कि मुझे डेंगू हो गया है या फिर मुझे मलेरिया हो गया है क्योंकि वेदर इस तरह से मानसून का चल रहा है। तो बताइएगा कि इस मानसून के मौसम की आम जो बीमारियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं और ख़ास तौर पर ये जो डेंगू या मलेरिया हैं इनमें क्या फ़र्क होता है और कैसे आप पहचान सकते हैं कि आप क्या इस बीमारी में मुब्तला हैं या ये सीजनल बुखार है आपको? अच्छा देखिए, जैसे ही मानसून का महीना आता है तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन, डेंगू, मलेरिया सब प्रेवलेंट हो गए हैं। अच्छा, जो वायरल ज़्यादातर इन्फेक्शन होती हैं उसमें नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार होता है, जिस्म का टूटना। डेंगू और मलेरिया जो है ये बात हमेशा याद रखें कि मच्छर के काटने से होता है। आई डू अंडरस्टैंड कि जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो जगह जगह मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ हो जाती है। तो डेंगू का बुखार जो है वो तेज बुखार, बहुत तेज हाई ग्रेड फीवर होता है, उसके साथ जिस्म में बहुत शदीद दर्द होता है। ऐसे होता है कि हड्डियां जो है वो टूट रही होती हैं। पेशेंट हमारे पास कंप्लेन करते हैं कि जिस्म बिल्कुल टूट रहा है। और दूसरा हेडेक, बहुत सिवियर सर दर्द होता है, उसके साथ साथ जो है वो नकाहत, कमजोरी महसूस हो रही होती है। मलेरिया का बुखार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता है और सर्दी के साथ आता है। बट अगेन कि ये दोनों बुखार, मलेरिया और डेंगू को तशखीस करने के लिए इनके टेस्ट मौजूद होते हैं। तो इनके जब भी अगर आपको इस तरह की कोई अलामत है, तेज बुखार है, जिस्म में दर्द है और वो 2 से 3 दिन के बाद बुखार नहीं उतर रहा है तो आप अपने मौलिद से मशवरा करके डेंगू या मलेरिया का टेस्ट जरूर करना। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये जो वायरल बुखार है इसे किस तरह से डिफरेंशिएट करें बैक्टीरियल बुखार से? अच्छा देखिए, वायरल बुखार बहुत हाई ग्रेड शुरू में आएगा, उसके साथ नज़ला, जुकाम, खांसी है। डिफरेंशिएशन इनिशियली तो आप नहीं कर सकते हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आपको लग रहा है कि बुखार बहुत हाई ग्रेड फीवर है, वो उतर नहीं रहा है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं और वो डॉक्टर ही है जो तशखीस करेगा, आप खुद तशखीस नहीं कर सकते। अच्छा, खुद तशखीस की आपने बात की तो हम खुद से भी बहुत बार डॉक्टर बन जाते हैं घर पर और हमें लगता है कि हमें ये मेडिसिन जो है वो खुद से ले लेनी चाहिए, इस वक्त मेरी ये कंडीशंस हैं तो मुझे उसके पेश नज़र ये दवाई आराम से खा लेनी चाहिए। ये कितना डेंजरस हो सकता है, ख़ास तौर पर इस तरह के वेदर में जिस तरह आपको खुद से पता नहीं चलता कि ये डेंगू का बुखार है या फिर आपको ये वायरल सीजनल इन्फेक्शन है या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? अच्छा देखिए, जब भी हाई ग्रेड फीवर है तो मैं हमेशा यही मशवरा देती हूँ लोगों को कि आप खुद से सेल्फ मेडिकेशन मत करें। आप मेडिकेशन में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बेजा करें जिसकी जरूरत नहीं है। अगर वो वायरल फीवर है तो वो खुद ब खुद उतर जाएगा, उसके लिए एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। बहुत सिंपल तरीका है कि अगर बुखार है तो आप वो भी डॉक्टर के मशवरे से पैनाडोल खा सकते हैं। और अगर बुखार बहुत परसिस्टेंट है, उसके साथ और अलामात भी आ रही है, सर में दर्द, मतली, उल्टी, तो आप सेल्फ मेडिकेशन करने की बजाय अपने डॉक्टर से मशवरा करें। राइट। तो डॉक्टर साहब, बचा कैसे जा सकता है इससे? और आजकल आपके पास जो केसेस आ रहे हैं, किन मरीजों के ज्यादा केसेस आ रहे हैं? अच्छा देखिए, जब मानसून का महीना आता है तो वायरल फीवर, फ्लू, कॉफ, यही डेंगू, मलेरिया, इसके अलावा टाइफॉइड ये भी प्रेवलेंट होता है और जल्द की बीमारियां। जब बारिशें होती हैं, बाहर निकलते हैं बच्चे तो एलर्जीज, जल्दी बीमारियां बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती हैं। इस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं और इनकी एहतियात और बचाव का तरीका साफ सुथराई, सफाई का इस्तेमाल, अच्छी खुराक और अपने परहेज। तो अगर आप अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे, हैंड हाइजीन का ख्याल रखेंगे, बाहर के खानों से खाना खाने से इज्तनाब करेंगे, घर का खाना खाएंगे, चीज़ों को ढांप के रखें और कोशिश करें कि अपना पानी अपने साथ रखें, अपने आप को हाइड्रेट रखें। ठीक है। और डॉक्टर साहिबा, हेल्दी डाइट का आपने जिक्र किया, कितना ज़रूरी है खुद के लिए और ख़ास तौर पर जो हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए कि उनकी डाइट बेटर हो ताकि वो इस तरह की जो छोटे मोटे बुखार हल्के फुल्के हैं उससे वो खुद ही लड़ लें, जो उनका सिस्टम है उससे। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमने ये प्रेफर करना शुरू कर दिया है कि डाइट से ज़्यादा फोकस फिर हम मेडिसिन पर कर देते हैं कि मेडिसिन से ही और एंटीबायोटिक से ही हमारे बच्चे को फ़र्क पड़ेगा। अच्छा देखिए, खुराक एक ऐसा हथियार है
जिसका कोई नेमल बदल नहीं है। अगर आप मतवाजन ग़िज़ा खा रहे हैं, प्रॉपर अपने आप को हाइड्रेट रख रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत खुद ब खुद बूस्टअप होती है। और ये जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और जो माइनर वायरल इन्फेक्शन होते हैं, इससे लड़ने की बॉडी में किसी हद तक ताकत मौजूद होती है। बट अगेन उसके लिए आपके अंदर आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? अगर आप प्रॉपर बैलेंस डाइट खाएंगे, फल सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, मुरगन ग़िज़ाएं, बहुत ज़्यादा ऑयली फ्राइड चीज़ों से परहेज करेंगे और एक बैलेंस डाइट लेंगे। राइट तो डॉक्टर साहब कि इस मिथ को भी ज़रा बस कीजिएगा कि लोग कहते हैं कि बुखार आपको तभी होता है जब आपको इन्फेक्शन होता है, पर वायरल केसेस में तो ऐसा नहीं होता शायद। नहीं, बुखार हमेशा तभी आता है वाकई जब इन्फेक्शन होती है। वायरल केसेस में बिल्कुल बुखार आता है इनिशियली, बट ये कि उसके साथ और अलामात भी हैं। आप डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी है जो कि 3 से 4 दिन के बाद खुद ब खुद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो रहा है, और जो बैक्टीरियल है वो परसिस्ट करेगा जब तक कि आप एंटीबायोटिक नहीं खाएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों का आप जिक्र कर रही थी, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ख़ासतौर पे इस मौसम में, ये ह्यूमिडिटी में और इतनी शदीद गर्मी में बच्चे कुछ खाते पीते नहीं हैं। उनको कुछ भी डाइट दी जाए वो उससे इनकार करते हैं या फिर वो थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, बच्चों के साथ देखिए उनको खिलाना थोड़ा ट्रिकी होता है, तो मदर्स का काम है कि जो बच्चे का ज्यादा, एक तो शुगरी आइटम जितने बेवरेजेस हैं, चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें। कोशिश करें अपने बच्चों की आदत शुरू से ऐसी डालें कि वो आपके घर की बनी हुई चीजों को प्रेफर करें। फल सब्जियों का इस्तेमाल जरूर रखें उनकी डाइट में, और डिफरेंट तरीके से अगर फल सब्जियां नहीं खा रहे हैं तो आप उनको स्मूदीज की फॉर्म में, जूस की फॉर्म में और डिफरेंट चीजों को मिक्स करके, जैसे आप बनाना शेक दे सकते हैं, आप फ्रूट की स्मूदी बना के दे सकते हैं। तो थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ता है मदर्स को छोटे बच्चों के साथ स्पेशली। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, माजी में तो फ्लू एक बहुत बड़ी बीमारी थी, अब तो हमने उस पर काबू पा लिया है, लेकिन अमूमन इसको एसोसिएट किया जाता है सर्द मौसम से। ये मॉनसून में क्यों आपको फ्लू हो जाता है? देखिए, जैसे आपका मौसम चेंज होता है तो डिफरेंट वायरसेस जो है वो प्रेवलेंट होती हैं। तो फ्लू को आप किसी मौसम के साथ रिलेट नहीं कर सकते हैं। इट्स एन इन्फेक्शन जो कि आप गर्मी में भी हो सकती है और सर्दी में भी और मॉनसून में भी। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सादिया खालिद हमारे साथ मौजूद थी, और इस वेदर में आपने अपना ख्याल कैसे रखना है ये डॉक्टर साहिबा ने आपको बता दिया है, और जो उन्होंने टिप्स बताई उस पर अमल कीजिएगा। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर। जी, अब आपको बताएं कि मॉनसून जिस तरह से चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, तो बारिशें हो रही हैं, और रात गए भी इस्लामाबाद में कई मकामात पर बारिश हुई। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से इस्लामाबाद के नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया, लाखों रुपए का सामान पानी में डूब गया। मौसमियाती तब्दीलियां पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही हैं, इस पर हमने बात करी, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मरियम शब्बीर, माहिर माहौलियात हैं। मरियम, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मरियम, आप देख रही हैं कि बहुत बुरी तरह से मुतासर है पाकिस्तान। सर फहरिस्त है तकरीबन जिन ममालिक में इस वक्त माहौलियात का प्रॉब्लम है, तो आप देखती हैं कि यहाँ के लोग उतने अवेयर हैं, पाकिस्तान में लोग उतने अवेयर हैं कि ये एक संजीदा मामला है? जी देखिए, अगर हम टेक्निकल टर्म्स पे बात करें कि लोग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अवेयर हैं या नहीं है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, तो शायद टेक्निकल टर्म्स उनको पता ना हो कि क्या होती हैं इस दुनिया में, लेकिन जो इम्पैक्ट उन पे हो रहा है, जो मेरा ज़ाती तजर्बा है, जो कुछ मैंने फील्ड वर्क रिसर्च के दौरान कुछ रूरल कम्युनिटीज़ के साथ किया था, उनको अंदाज़ा है बिल्कुल कि क्लाइमेट चेंज क्या, टेक्निकल टर्म्स नहीं पता लेकिन क्लाइमेट चेंज क्या चीज़ होती है, उनकी फसलों को तबाह कर रही है, उनके घरों को किस तरह से तबाह करती है, ये एक अवेयरनेस है, लेकिन उनको ये नॉलेज नहीं है कि वो इसके मतलब क्या कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि दैट्स वेयर जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका यहाँ पर रोल होता है, खासतौर पर गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और जो क्लाइमेट चेंज हमारी मिनिस्ट्री है, इस जैसे जो इदारे हैं, जो मीडिया है, जो HEC है, या फिर जो डिफरेंट तरह के बोर्ड हैं जो सिलेबस को बनाते हैं, तो बहुत सारे इकदाम हैं जो अवेयरनेस रेजिंग पर काम किया जा सकता है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व होके। लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि लोगों को पता है या नहीं है, काफी सारे लोगों को पता है लेकिन टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज उनको नहीं पता है कि क्या होती है, उसके मुतालिक करना क्या है उन्होंने। ठीक है। अच्छा मरियम, जिस तरह से हमने कल की इस्लामाबाद की बारिश का जिक्र किया, जुड़वा शहरों की जो सूरत हाल बनी, इससे पिछले स्पेल में भी और उससे पिछले स्पेल में भी हमने देखा कि कितनी खौफनाक सूरत हाल बन गई। नदी नालों में तूफ़ानी आ जाती है, थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो नाला लई जो है उसमें पानी की सतह बुलंद हो जाती है, डेंजर लेवल तक
आ जाती है। ये अर्बन फ्लडिंग जो है इसका जिम्मेदार कौन है? अकेला गवर्नमेंट को इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराना क्या दुरुस्त है? इस सब में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ज़रा इस हवाले से भी बात कीजिए। जी देखिए, जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जो अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल होता है, ये तो आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से है। लेकिन जो अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना आपको मिलता है आजकल पाकिस्तान के सारे ही बड़े शहरों में इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, उसकी वजह डेफिनेटली आपके जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो मेन कल्प्रिट तो हैं आपके। मैं उनको कल्प्रिट इसलिए कहूँगी क्योंकि पॉलिसीज़ आपकी हैं, रूल्स हैं आपके ऑन ग्राउंड के। कोई भी डेवलपमेंट होनी है तो उसके लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना ज़रूरी है, जो कि गवर्नमेंट जो है वो उसके इदारे देखते हैं, चेक करते हैं और फिर बाद में फॉलो अप करते हैं कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई है या नहीं हुई है, कि माहौल कितना ख़राब होगा तो उसके लिए क्या किस किस्म के स्टेप्स जो है वो पर्टिकुलर, मिसाल के तौर पर हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करें। लेकिन हमारे यहाँ आप देखें कि पॉलिसीज़ इन प्लेस हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास गवर्नेंस का बहुत ज़्यादा इशू है आपका। डिफरेंट आपके जो जितने भी क्रॉस सेक्टर्स आप देखते हैं, कुछ तो तजावज़ात ऐसी हैं जो कि इलीगल भी हैं, काफ़ी ज़्यादा इलाकों में आपको मिलती हैं और इस्लामाबाद भी उनमें शामिल है जहाँ पर इलीगल तजावज़ात काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड किस्म का और कॉम्प्लेक्स किस्म का इशू है, जिसमें मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स इसमें कुछ अनासिर इसमें शामिल हैं, बल्कि गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं और जो कुछ इंडिविजुअल बिजनेस एंटिटीज़ हैं, मैं कहूँगी जो कि इलीगली भी कंस्ट्रक्शन करती हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ओवरऑल आप देखें तो जो एक लॉ है, इन्वायरमेंटल लॉ भी आपके पास मौजूद है, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी मौजूद है आपके पास पाकिस्तान में, तो उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपको अर्बन फ्लडिंग जैसे वाकयात भी आपको नजर आते हैं। बिल्कुल, और ग्लेशियर्स पिघलने के और इसके साथ फ्लडिंग के मामला, तो उसके साथ जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है वो हमने जो गुज़श्ता बरसों में देखा है यहाँ पाकिस्तान में खासकर, तो आपको लगता है कि ये कुछ खास मौसम है जो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि सर्दी में तो कमी आई है? जी, आप ये देखिए कि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होता है उसमें आपके वेदर पैटर्न्स जो है वो डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट होते हैं। आपने जैसा कि कहा कि सर्दी में कमी आई है, तो बिल्कुल दुरुस्त बात। आप देखें कि इस्लामाबाद में बहुत सर्दी महसूस हुआ करती थी किसी ज़माने में, लेकिन अब वो सर्दी का ड्यूरेशन बहुत कम रह गया है और इतनी इंटेंस किस्म की सर्दी आपको फील नहीं होती। इसी तरह समर का ड्यूरेशन, जो गर्मियों का ड्यूरेशन है, बहुत बढ़ गया है। आप देखें कि जो बाहर का मौसम है 9 होने के बराबर है, यालाबारी अचानक हो जाती है जिससे आपको काफ़ी नुकसान होते हैं। ग्लेशियर मेल्टिंग नॉर्थ की तरफ चाहे तो हो रही है, वहाँ पे भी आपको दर्जा हरारत जो है वो इस दफ़ा जो है वो 39 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में। तो आप देखें कि मल्टीफोल्ड किस्म का आपको इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का नज़र आता है। कुछ जगह आपकी लिवेबल हो जाती हैं, कुछ नॉन लिवेबल हो जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ बात करें तो कोई भी जगह हमें लिवेबल होती हुई नज़र नहीं आती, ऐसी जो हम रह सकें, जहाँ पर आबाद हो सकें। बल्कि गुजरते वक्त के साथ आपका जो हीट आइलैंड इम्पैक्ट आपका एक होता है, जो कि हीट वेव्स का एक शहरों में खास तौर पे आपको बहुत ज़्यादा हीट वेव्स महसूस होती हैं, उसमें वो आपका बढ़ता जा रहा है। और बेसिकली ये आपका इस बात पर ही मुनहसर होता है कि आप किस किस्म का मटेरियल्स इस्तेमाल करें कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि मटेरियल्स इस किस्म का इस्तेमाल होता है कि वो आपकी हीट को ट्रैप करते हैं। जो आप एसीज और इस तरह की जो डिफरेंट तरह के अप्लायंसेज यूज़ करते हैं, तो बहुत जल्दी कूलिंग और हीटिंग का जो है वो आपको फिनोमेना नज़र आता है और फिर वो इखराज भी उनका माहौल के अंदर हो रहा होता है। और आपके दरख्त होते नहीं हैं जो आपके उस हीट को एब्जॉर्ब कर सकें, कुशन आपको दे सकें, तो आपको जो है वो इस तरह के इम्पैक्ट आपको नजर आते हैं। तो बेसिकली आपका जो है अब नॉर्मल किस्म के वेदर पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं थ्रू आउट पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा मरियम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के असरात पाकिस्तान पर हो रहे हैं और आप कह रही हैं एबनॉर्मल असरात हैं, अगर कितना ज़्यादा ज़रूरी है, पहले तो ये बताइएगा कि राइट डायरेक्शंस में जो राइट मेजर्स हैं उन्हें लेना, और अगर हम वो नहीं लेते तो आगे चलकर हालात कितने वर्स हो सकते हैं? जी एब्सोल्युटली, आप देखें कि जो क्लाइमेट चेंज के ट्रेंड्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो आपकी फॉसिल फ्यूल एमिशंस होती हैं वो तो नहीं बदलने वाली। आपके जो एक मुल्क है अमेरिका जैसा मुल्क, को पेरिस एग्रीमेंट से निकल गया है नई गवर्नमेंट के आने के साथ ही, तो इसका मतलब है कि वो मजीद एमिशन करेगा। इसी तरह आपके दूसरे भी जो डेवलप मालिक हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करते रहेंगे, तो आपके हालात तो वर्स होंगे। अब क्या करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को, वो ये है कि एक तो हम बहुत अरसा तक जो है वो बाहर के ममालिक को देखते रहें कि पेरिस एग्रीमेंट के अंडर हमें जो है वो लॉस एंड डैमेज
फंड में वो कंट्रीब्यूट करेंगे एडेप्टेशन मिटिगेशन में, लेकिन हमने देखा है कि पिछले 30 सालों से वो हमें पैसे नहीं दे रहे हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो कि वादा किया गया था पाकिस्तान जैसे ममालिक को देने के, ताकि हम क्लाइमेट चेंज रिलेटेड काम कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि हमें फोकस और उम्मीद बाहर से विट्रियल बहुत हुआ है, तो हमें खुद जो अपने रिसोर्सेज हैं उन पर फोकस करके कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हमें करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर एफॉरेस्टेशन, जिसमें आप इंडिजिनस ट्रीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट लगाए, और मेरा ख्याल है कि पंजाब गवर्नमेंट का मैं देखी थी कि उन्होंने एक इनिशिएटिव भी बिल्कुल स्टार्ट किया जिसमें आप हेल्पलाइन पे कॉल करके पौधा घर पे मंगवा सकते हैं और लगा सकते हैं। 10 पौधे आपको फ्री दिए जा रहे हैं। बिल्कुल जी। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है, उसको एक क्रॉस सेक्टर जो है वो सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, चाहे प्राइवेट हैं चाहे सेमी प्राइवेट हैं, सब में इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। सिलेबस में चेंज करने की जरूरत है, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में भी इवन के किस तरह से माहौलियात के बारे में बेहतरी लाई जा सकती है। बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है, बहुत सारी चीजें हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी करने की जरूरत है, तभी जो है वी विल बी एबल टू मेक अ डिफरेंस। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मरीम शबीर। आपने जो माहौलियात की प्रॉब्लम है उनको खुलकर वाज़ेह तौर पर हमारे नाज़रीन के सामने रखा है, और कुछ फिनोमिनाज हैं एल नीनो और लानीना के, इसके अलावा जो अर्थ रोटेशन है उसके स्लो होने के भी। तो ऐसे जो संजीदा मसाइल हैं उनको संजीदगी से ही जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे, ऐसे जो हमारे मुल्क में बहरान आ रहे हैं, इस वक्त हम देख रहे हैं कि कभी सैलाब आ जाता है, कभी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, तो हमें उस पर काबू पाने के लिए बहुत सख्त इकदाम फौरी तौर पर लेने होंगे। जी हाँ, इसी के साथ ही आज के एक्सप्रेसो से हम इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।